नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मौर्य वंश के एक प्रतापी शासक अशोक के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्यौहार को आप एंजॉय करें, साथ ही साथ बीच बीच में पढ़ाई भी करते रहें। आज हमारा टॉपिक है अशोक और इसके बाद के अन्य राजा। अशोक बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स। इसने भविष्यवाणी किया था कि अशोक सम्राट ज़रूर ही बनेगा। जैसा कि आपको पता है, इतिहास में न सिर्फ बिहार की बल्कि भारत के इतिहास में अशोक का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है साम्राज्य की दृष्टि से। साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद इन्होंने कई कार्य करवाए, जिसे सामाजिक कार्य कह सकते हैं, या फिर धार्मिक बदलाव के बाद इनके अंदर जो हृदय परिवर्तन हुआ। तो अनेकों घटनाएं हैं जो इससे संबंधित हैं। खोज में हमें कई शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, जिससे इसे इनकी इतिहास की जो भी जानकारियां हैं उसकी पुष्टि भी होती है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। लगभग 4 वर्ष 272 से 269 ईस्वी तक चला। पहले उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता था। अगर राजा ने पहले ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया है तब समस्या कम होती थी, अन्यथा उत्तराधिकार के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। दीपवंश और महावंश यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए अशोक द्वारा अपने सबसे छोटे भाई तिस्सा को छोड़कर शेष सभी 99 भाइयों का कत्ल कर दिया गया है। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा दिखाया गया है कि अशोक पहले बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, बाद में धीरे धीरे उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला और फिर वह एक सामाजिक कार्य के साथ साथ एक ऋषि की तरह जीवन जीने लग गया। बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त ने उत्तराधिकार के संघर्ष में अशोक की सहायता की थी। इस नाम को आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय किया था उन्होंने। 261 ईस्वी पूर्व की ये बात है। कलिंग विजय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत नरसंहार हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इसके बाद अशोक ने यह प्रण लिया कि वह अब युद्ध ना करेंगे। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र तिस्य का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था। मोगली पुत्र तिस्य, इनको गुरु माना अशोक ने और बौद्ध धर्म को अपना लिया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उल्विक कर मुक्त घोषित किया तथा भाग कर को घटाकर 1/8 कर दिया। बुद्ध से संबंधित स्थानों को अशोक ने भ्रमण किया था। साथ ही साथ जहाँ कर मुक्ति करना था कर मुक्ति किया और अनेकों बदलाव किए। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की नीति को अपनाया। इस नीति के तहत उन्होंने विदेशों से संबंध बनाए। 2 तरह से संबंध बनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों से, कूटनीति के ज़रिए, दोस्ती के ज़रिए, अलग अलग प्रकार से। धम्म विजय के उद्देश्य से उसने विदेशों में जो संबंध बनाए हुए देश हैं श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्य, जो कि है वो राज्य सीरिया, मिस्र, साइरीन, मैसेडोनिया एवं एपिरल। भाब्रू शिलालेख उसे मगध के राजा के रूप में पेश करता है। बहुत से शिलालेख मिले हैं जिस पे उत्कीर्णित लेखों से पता चलता है कि उस समय की वास्तविक स्थिति क्या थी। ऐतिहासिक स्रोतों में बहुत स्थान है बड़ा शिलालेखों का। अशोक का अलंकृत नाम देवनाम प्रियदर्शी था, जिसका उल्लेख जेम्स प्रिंसप द्वारा 1837 में खोजे गए एक अभिलेख में है। अशोक का कई नामों का वर्णन है जो अलग अलग शिलालेखों में वर्णित है। अशोक नाम 4 शिलालेखों में वर्णित है।
मस्की, गुर्जर, नेतूर और उद्गोलम। अशोक के शासनकाल के अधिकांश भाग में असंधिमित्रा पटरानी बनी रही तथा इसकी मृत्यु के बाद तिसरख्खा को यह दर्जा प्राप्त हुआ। इन दोनों नामों को आप ध्यान रखेंगे, असंधिमित्रा और तिसरख्खा, ये अशोक की पटरानियाँ थीं। पहले असंधिमित्रा, लेकिन बाद में तिसरख्खा को यह दर्जा प्राप्त हुआ। पटरानी, रानियों में जिनको विशेष स्थान प्राप्त होता था उसे पटरानी कहा जाता है। प्राचीन काल में पता होगा दोस्तों, बहुविवाह की प्रथा थी जिसमें एक राजा अनेक शादियां करते थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख के अनुसार तिवारा की माता कुरुवाकी ने ही संभवतः तिसरख्खा की उपाधि धारण की थी। दिव्यवदान ग्रंथ के अनुसार अशोक की तीसरी रानी पद्मावती थी, जो कुणाल अथवा धर्मवर्धन की माता थी। ये पद्मावती वो नहीं है जो आजकल पिक्चर में बन रहा है पद्मावत। ये पद्मावती अशोक के शासनकाल की कहानी है। यह राजा रतन की पत्नी का नाम नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। संघमित्रा और चारुमती अशोक की पुत्रियाँ थीं। चारुमती का विवाह नेपाल के एक क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ था। नेपाल के यह क्षत्रिय थे देवपाल, यह थे चारुमती के पति। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था तथा अशोक द्वारा श्रीनगर शहर का निर्माण कराया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजतरंगिणी पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं कल्हण। इसमें कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन है। यह पुस्तक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखने वाला कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में प्राथमिक पुस्तक माना जाता है। अशोक के अभिलेखों की चर्चा करते हैं। अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में हैं। ये अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। सरेकुनास से यूनानी तथा अरामाइक विषयों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए। अलग अलग जगह से अलग अलग भाषा में उत्कीर्ण उल्लेखों का प्राप्त किया गया है। अशोक का इतिहास हम इन्हीं अभिलेखों से जानते हैं तथा अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसमें एग्ज़ाम से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे आपको, कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप इन अभिलेखों को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। यह एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली प्रिलिमिनरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। धौली, यह उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित है। शहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहरा, यह पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में स्थित है। कालसी, यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून राज्य में स्थित है। जौगढ़, यह ओडिशा के जौगढ़ में स्थित है। सोपारा, यह महाराष्ट्र के थाने में इस जिले में स्थित है। एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। अशोक के लघु शिलालेखों में ब्रह्मगिरी, यह मैसूर के चित्तलदुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर, यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर, यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। जतिंग रामेश्वर, यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा। सारोमारो, यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नेतूर, यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। इसे आप याद रखेंगे, इसमें अशोक नाम का वर्णन मिलता है। रूपनाथ, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाब्रू, यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए हैं। तो अशोक के जो भी कार्य हम पढ़ रहे हैं ये शिलालेखों में वर्णन है, तो इसे लेख के कोई विवाद नहीं है। मास्की, यह रायचूर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में, जिसमें कि नाम भी वर्णन है, दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल
पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए हैं। यह सब साउथ इंडिया के किंगडम है। यह सब दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य है। इसका वर्णन भी मिलता है अशोक के शिलालेख में। आइए अशोक के कुछ लघु स्तंभ लेखों को देखते हैं। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित। अशोक ने अपने लघु स्तंभ उन स्थानों पर लगवाए थे जहाँ पे जैसे कि पब्लिक प्लेस हुआ, बंदरगाह, या जहाँ ज़्यादा यात्रियों के आने जाने की संभावनाएं हों। प्राचीन काल में एक दूसरे तक कम्युनिकेशन आसान नहीं था, तो उसको क्लियर करने के लिए अशोक ने ऐसे स्थानों पे लगाया जहाँ की राजा की जो भी आज्ञा है प्रजा तक वो आसानी से पहुँच सके। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुमिनदेई नेपाल की तराई में है। कौशाम्बी प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद के निकट है। निगली सागर यह नेपाल की तराई में है। इसे आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। निगली सागर, रुमिनदेई, वैशाली, सिंह शीर्ष, केवल शेर, लेख रहित, बिहार में स्थित है। यह वैशाली, यह बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में स्थित स्तंभ लेख अशोक के वैशाली जिले में स्थित है। अशोक के गुहा लेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक लेख प्राप्त हुए हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। अशोक से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार में यदि कोई लेख प्राप्त हुआ है, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इसे आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेखों सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से स्टार्ट होती है, बाईं की तरफ जाती है। यह लिखने का तरीका है। तक्षशिला से अशोक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम हैं कौशाम्बी स्तंभ लेख, इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था यह अभिलेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में जो भी स्तंभ होंगे, गुहा लेख होंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रामपुरवा स्तंभ लेख, चंपारण, यह बिहार में स्थित है। प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को जिस तरह से चलाया था, ठीक है, बहुत सारे चार प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई, पहले से 1 और बढ़ गई। उन प्रांत और उनकी राजधानियों को हम देखते हैं। प्राची, यह मध्य प्रदेश में था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। उत्तरापद, इसकी राजधानी उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली। इसे आप याद कर लेंगे, यह भी इम्पॉर्टेंट है। प्रांतों चक्रों का प्रशासन कुमार मात्य, कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। प्राचीन काल में भी शासन की एक व्यवस्था थी। जिस तरह से आज डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ब्लॉक होते हैं, स्टेट होता है, उसी तरह से प्रांत
उस तरह से उस समय का विभाजन प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था। प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। इस तरह से आप कह सकते हैं पूरी की पूरी तरह से एक व्यवस्था थी शासन की। इस तरह से नहीं है कि कोई देखने वाला नहीं है। हर स्तर पे शासन की निगरानी के लिए भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नगर प्रशासन के बारे में देखते हैं। मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और यहाँ के इतिहास के बारे में विवरण दिया। मेगस्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। 6 समितियों में विभाजित था यह मंडल। प्रथम समिति में थे उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति में जनगणना। देखिए, द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख के लिए एक अलग समिति गठित की गई थी। तृतीय समिति में जनगणना का भी विवरण है। चतुर्थ समिति में व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था, निरीक्षण, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण की भी व्यवस्था थी। पूरी तरह से एक ढांचा निर्माण किया गया था शासन करने के लिए। षष्ठम समिति में बिक्री कर की व्यवस्था। तो हर तरह के जो विषय थे, प्राचीन काल में आज से व्यवसायों की संख्या कम हुआ करती थी, किंतु जो भी व्यवसाय थे, महत्वपूर्ण विषय थे, उसके निरीक्षण, उसकी देखरेख के लिए समितियां बनाई गई थी। और जैसा कि मेगस्थनीज ने बताया है, मंडल सदस्यों के मंडलों के द्वारा चलाया जाता था। मंडल को इस तरह से विभाजित किया गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था थी। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिलाधिकारी को कहते हैं। यह यूनानी स्रोतों से पता चलता हमें। एंटिनोमोई यह नगर का आयुक्त था। अब सैन्य व्यवस्था देखते हैं कैसी थी उस समय। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। किसी भी राज्य के सुदृढ़ होने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे कि एक योग्य राजा का होना, एक अच्छी सैन्य व्यवस्था होना। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक विकसित साम्राज्य को, या फिर ऐसा कह सकते हैं मजबूत साम्राज्य की नींव है। अच्छे मंत्रियों का होना, एक अच्छे योग्य राजा जो नीतियों को बना सके, अच्छी सैन्य व्यवस्था होना, साथ ही साथ समय समय पर निरीक्षण करना। सैन्य व्यवस्था में देख सकते हैं 6 समितियों में यह विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, नौ सेना की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि नौ सेना का वर्णन भी है। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। अंतपाल, इसे आप याद रखेंगे, यह सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी अधिकारी का नाम दे करके कि इसका कार्य क्या था। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह की भी एक्टिविटी जो करते थे, तो उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसे आप याद करेंगे। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। सीमांत क्षेत्र उसे कह रहे हैं जो बॉर्डर का एरिया है, उसे सीमांत क्षेत्र कह रहे हैं। सीमा प्लस अंत मिला करके यह सीमांत बना है, जहाँ सीमा का अंत हो। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। इतनी बड़ी सैन्य व्यवस्था थी। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट, अब देखते हैं बाद में कौन कौन से राजा आते हैं। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व, इसे लगभग मान सकते हैं। तिथि में कहीं कहीं विभेद देखने को मिलेगा आपको। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। जितने ही अशोक चक्रवर्ती थे उतने ही
उनके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल थे। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पे संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमी भाग पे बैक्ट्रिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया। पूर्वी भाग पे दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट, जिसका नाम बृहद्रथ है, इसकी हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र ने एक नए वंश की शुरुआत की। उस वंश का नाम है शुंग वंश। जैसा कि देखा गया इतिहास में, अगर राजा अयोग्य और दुर्बल हो तो दूसरे आक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है और साम्राज्य धीरे धीरे दूसरे के हाथ में स्थानांतरित होता चला जाता है। शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की शुरुआत की थी। यह 184 ईस्वी वंश में यह शुरुआत हुआ था। मौर्य शासक थे यह बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बनता है। उनकी उपाधि थी सेनानी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसे आप याद रखेंगे। शुंग वंश का कौन सा राजा अश्वमेध यज्ञ किए हैं जिसका वर्णन देखने को मिलता है। इसके पुरोहित थे पतंजलि, जिसका आज भी स्टोर चलता है। योग गुरु माने जाते हैं। यह किनके वंश से संबंधित है? यह शुंग वंश से संबंधित थे। और ये किनके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पितृसत्तात्मक समाज था। राजा के बाद उसका पुत्र शासक बनता था। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की है। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें एक रचना है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक देवभूति, अंतिम शासक और जिन्होंने वंश की स्थापना की, इसे आप जरूर ही याद कर लेंगे। कण्व वंश। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली। देख सकते हैं आप, जैसा कि पुष्यमित्र शुंग ने किया, वैसा ही देवभूति के मंत्री ने किसी अपने राज परिवार के या फिर कहिए जो सदस्य हैं मंत्री परिषद में, उसमें से ही किसी ने, मंत्री वसुमित्र ने उनकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। इसमें प्रथम और अंतिम याद रखेंगे बस आप। कुषाण वंश। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले लिया। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नागार्जुन यह नालंदा के एक रसायनविद थे। और किस काल में थे? यह कुषाण काल में थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था, जो आपको आज भी दिखता होगा लेबोरेटरी में। वो बहुत पहले आविष्कार किया जा चुका है। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। लिच्छवी, इससे संबंधित एक तथ्य जो आपको कभी नहीं भूलना है। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वह लिच्छवियों द्वारा स्थापित की गई थी। जो जिस तरह से आज डेमोक्रेसी है ना, उसी का एक फॉर्म था वह। गुप्त वंश के बारे में देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसंड स्तंभलेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। इसे हम आधार मानकर यह कह सकते हैं कि इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। प्रथम शासक और अंतिम शासक आप जरूर ही याद रखेंगे। श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इनके उत्तराधिकारी थे घटोत्कच। 3 प्रशस्ति का, एक प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसंड स्तंभलेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। यह तीनों का जिक्र है, जिसमें कि पता चलता है कि श्रीगुप्त थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। साथ ही साथ प्रयाग प्रशस्ति, यह किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। इसे भी ध्यान में रखेंगे आप।
चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्राचीन काल में अनेकों उपाधियां धारण की जाती थी राजा को, जैसे कोई भी राज्य अगर उन्होंने जीत लिया उसके उपलक्ष्य में, या कभी किसी कवि के द्वारा दे दी जाए उपाधि, तो एक राजा के अनेकों नाम हुआ करते थे। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी ये बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में, आप इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी जो हुआ था के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत किया किन्होंने? श्रीगुप्त ने किया है। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उनके राज्य में शामिल थे। समुद्रगुप्त अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई हैं। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजिट किया इन्होंने। किन्होंने? समुद्रगुप्त ने। इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन ही क्यों दोस्तों? नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को इन्होंने विजिट किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजिट किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रहण की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। राजकवि थे हरिसेन। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक राजकवि हरिसेन ने लिखा है। इसमें जो लिखने वाले हैं वह है हरिसेन। रामगुप्त, इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है किंतु कुछ कहानियां भी संबंधित है। ये पता चलता है लेकिन इतिहास में कहानियों से कि यह एक अयोग्य राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों उपाधियों से भी जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। ध्रुव देवी के बारे में कहानियों से पता चलता है कि यह इनके बड़े भाई की पत्नी थी। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फाहियान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यात्रा की थी। वह लगभग 14 वर्ष भारत में रहा। देख लीजिए दोस्तों, पहले का यात्रा वह नहीं था कि कोई 10 दिन में आकर चला जाए। 14 वर्ष वह यहाँ रहें, अध्ययन किए, वह बाद में अपने देश लौटते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटर पर वराह मिहिर, वररुचि जैसे विद्वान शामिल थे। इन नामों को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख, अभिलेखों का आप ध्यान रखेंगे कहाँ से क्या मिला है। वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति, इस नाम से भी इसको जानते हैं। मंदसौर अभिलेख को से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त की एक
बहुत बड़ी उपलब्धि है वह है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। स्कंदगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छो, जिसे हुनो भी कहते हैं, कि आक्रमण को विफल कर दिया था। उसने सुदर्शन झील, यह एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में देखा भी गया है। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा का पुनरुद्धार कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील को निर्मित किया था और पुनरुद्धार किया था इसको स्कंदगुप्त ने। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। शक्रादित्य किसकी उपाधि है? स्कंदगुप्त को। चीन में इन्होंने राजदूत भी भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध। चीनी यात्री शुंगयुन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। प्राचीन काल में भारत का इतिहास इतना समृद्ध था, शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि लोग दूर दूर से यहाँ पे अध्ययन करने आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, चीनी यात्री आए हैं और भी कई लोग आए हैं। और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है पांच विश्वविद्यालयों का, जो कि नालंदा, तक्षशिला है, साथ ही साथ विक्रमशिला, ओदंतपुरी और सोमपुर महाविहार है। हुएनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल, जिसे हुन को पराजित किया था। हुन भी कह सकते हैं आप इसको, या मिहिर कुल कह सकते हैं। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। यह सभी स्कंदगुप्त के बाद के राजा का नेम है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। प्रथम और अंतिम किसी भी शासन व्यवस्था में जो शासक है उनका नाम जरूर याद रखेंगे। यह गुप्त वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।